बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर के अंदर हम लोग कुछ टॉपिक्स जो हैं वो कवर करेंगे और कुछ टॉपिक्स जो हैं वो मैं आप लोगों को खुद से तैयार करने के लिए दूंगा, क्योंकि ये टॉपिक्स मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स के लिए कोई ऐसा मसला नहीं है। और मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स ना भी हों तब भी जनरल मैट्रिक के स्टूडेंट्स जो हैं वो भी इन टॉपिक्स को जो है वो खुद से रीड आउट करके कवर कर सकते हैं। मैं फर्दर उन टॉपिक्स के ऊपर जो है वो ज़रा ज़्यादा फोकस रखूँगा जो कि आप लोगों के लिए नए हैं। सबसे पहला टॉपिक है जी ऑपरेटर प्रेसिडेंस, यानी कि हमारे पास जितने भी मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हैं उन्हें किस हिसाब से एवेलुएट किया जाता है, किससे पहले एवेलुएट किया जाएगा, किसकी प्रेसिडेंस क्या है। ये ऑपरेटर प्रेसिडेंस का टॉपिक है जो कि आप लोग खुद से रीड आउट करेंगे। इसी तरह ऑपरेटर एसोसिएटिविटी जो है ये टॉपिक भी आप लोग खुद से कवर करेंगे। और जो नेक्स्ट टॉपिक है टाइप कास्टिंग, यहाँ से मैं शुरू करूँगा। हम लोग जो टॉपिक्स आज देखेंगे उनमें टाइप कास्टिंग है, इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग है, एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग है। इसके बाद इन दोनों को समझने के लिए जो है वो मैं आप लोगों के लिए एक प्रोग्राम जो है 3.10 जो है वो डिस्कस करूँगा। इसी तरह हमारे पास साइज ऑफ ऑपरेटर जो है इसे एक्सप्लेन करने के लिए एक प्रोग्राम जो है वो डिस्कस करूँगा 3.11। और लास्ट में हम लोग टॉपिक देखेंगे कमेंट्स। अच्छा, तो सबसे पहले जो है टाइप कास्टिंग से शुरू करते हैं कि टाइप कास्टिंग क्या है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द डेटा टाइप ऑफ अ वैल्यू ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन इज नोन एज टाइप कास्टिंग। किसी भी डेटा टाइप की वैल्यू को चेंज करना एग्जीक्यूशन के दरमियान टाइप कास्टिंग कहलाता है। टाइप कास्टिंग दो तरह की होती है, एक तो होती है इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग और दूसरी होती है एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। अब जो इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग होती है इससे ऑटोमेटिक टाइप कास्टिंग भी कहा जाता है बाज़ का, ठीक है। और ये टाइप कास्टिंग नॉर्मली कंपाइलर की जानिब से बजाते खुद की जाती है। इसमें आपका अपना जो है वो इतना ज़्यादा रोल या फिर कंट्रोल नहीं होता। और इसकी एक जनरल सी एग्जांपल मैं लेता हूँ कि मेरे पास एक वेरिएबल है और ये एक इंटीजर वेरिएबल है और इसके अंदर मेरे पास वैल्यू स्टोर है 5। इसी तरह मेरे पास एक फ्लोट वेरिएबल है और इस वेरिएबल का नाम है b। इसके अंदर मेरे पास वैल्यू जो स्टोर है वो 2.1 है, यानी कि इशारिया वाली वैल्यू जो है वो मौजूद है। मैं क्या करता हूँ कि मैं इन दोनों डाटा टाइप्स के ऊपर, यानी कि एक वेरिएबल मेरे पास इंटीजर का है और दूसरा वेरिएबल मेरे पास जो है वो फ्लोट डाटा टाइप का है, मैं इन दोनों के ऊपर एक मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ और मैं देखता हूँ कि इन दोनों के ऊपर दो मुख्तलिफ डाटा टाइप्स के ऊपर जो मैं मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करूँगा उसके नतीजे में मेरे पास जो रिज़ल्ट जनरेट होगा वो किस डाटा टाइप से ताल्लुक़ रखता है। तो मैंने इंटीजर डाटा टाइप से यानी वेरिएबल a की वैल्यू 5 ले ली और इसे मैं मल्टीप्लाई करता हूँ फ्लोट डाटा टाइप यानी फ्लोट वेरिएबल b की वैल्यू 2.1 से। जब मैं इन्हें मल्टीप्लाई करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, यानी कि एक ऐसी वैल्यू है जिसके अंदर इशारिया मौजूद है। तो हालांकि हमारे पास दो वेरिएबल्स मौजूद थे, एक इंटीजर था एक फ्लोट था, और हमने उन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आंसर जो है वो हमारे पास हमेशा जो है वो बड़ी वाली डाटा टाइप के अंदर आता है, ठीक है। इसके लिए मैं आप लोगों के सामने एक टेबल जो है वो रखता हूँ, उस टेबल से आप लोग काफ़ी हद तक जो है आसानी से समझ जाएंगे। ये हमारे पास एक टेबल मौजूद है मुख्तलिफ डाटा टाइप्स का इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग कन्वर्जन के हवाले से। सबसे पहले हमारे पास सबसे छोटी डाटा टाइप है हमारे पास शॉर्ट इंट, ठीक है। अगर मैं शॉर्ट इंट और इंटीजर को आपस में मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो इंटीजर की सूरत में आएगा। अगर मैं इंटीजर और अनसाइंड इंट को आपस में मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास वो हमेशा जो है अनसाइंड इंट की सूरत में आएगा। इसी तरह अगर मैं अनसाइंड इंटीजर और लॉन्ग इंट को आपस में मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आंसर जो है वो लॉन्ग इंट की सूरत में आएगा। आप कोई सी भी दो डाटा टाइप्स ले लें,
और उन्हें जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं डबल और अगर फ्लोट डाटा टाइप इस्तेमाल करता हूँ दो डिफरेंट वेरिएबल्स के अंदर, तो मेरे पास जो आंसर जनरेट होगा वो हमेशा जो है वो डबल के अंदर जो है वो जनरेट होगा, यानी हमेशा बाय डिफ़ॉल्ट जो है कंपाइलर बड़ी डाटा टाइप जो है उसे इस्तेमाल करेगा आंसर जनरेट करने के लिए। इस टाइप ऑफ कन्वर्जन को हम इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन भी कहते हैं और इसे मिक्स्ड टाइप कन्वर्जन भी कहा जाता है, ठीक है। और ये कन्वर्जन कंपाइलर की जानिब से हमेशा ऑटोमेटिकली की जाती है। आपकी बुक के ऊपर एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का जो है टाइप कास्टिंग ऑर्डर जो है फिगर 3.5 के अंदर प्रोवाइड किया गया है और इसके बिल्कुल नीचे ही आपको एक टेबल भी नज़र आएगा जिसमें वो मुख्तलिफ डाटा टाइप्स के ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहा है और उसके नतीजे में नई जनरेट होने वाली डाटा टाइप्स के बारे में बता रहा है कि अगर आप करेक्टर और फ्लोट डाटा टाइप को आपस में ऐड करते हैं तो आंसर आपके पास फ्लोट डाटा टाइप में आएगा। अगर आप इंटीजर माइनस लॉन्ग करते हैं तो आपके पास आंसर जो है वो हमेशा लॉन्ग डाटा टाइप के अंदर आएगा, यानी कि एक एक्सप्रेशन के अंदर जो सबसे बड़ी डाटा टाइप होगी हमेशा आंसर उसी डाटा टाइप के अंदर जनरेट होगा। अब आ जाते हैं जी हमारी सेकंड डाटा टाइप के ऊपर। जो हमारी दूसरी डाटा टाइप है वो है जी हमारे पास एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग या एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन, ठीक है। बाज़ कात हमारे पास ऐसी सिचुएशन हो जाती है जिसमें हम दो वेरिएबल्स की डाटा टाइप या फिर उनसे उनके एक्सप्रेशन की सूरत में जो आंसर जनरेट होता है उसे कंट्रोल करना चाहते हैं, यानी कि अगर हम एक इंटीजर और फ्लोट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास आंसर हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि फ्लोट में ही आने वाला है, लेकिन हम चाहते हैं कि आंसर जो है वो इंटीजर की सूरत में ही आए। तो इस सूरत में हम लोग एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग जो है वो इस्तेमाल करते हैं जिसे बाज़ फोर्स टाइप कास्टिंग भी कहा जाता है। अब ये एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग क्या है और इसे एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक प्रोग्राम जो है वो इस्तेमाल करता हूँ, प्रोग्राम 3.10। इससे ही आपको काफ़ी हद तक आसानी से जो है वो समझ आ जाएगा। अच्छा जी, ये हमारे पास एक प्रोग्राम लिखा हुआ है, राइट अ प्रोग्राम दैट डिवाइड द टू फ्लोट वेरिएबल्स एंड फाइंड द रिमाइंडर यूजिंग द एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। अब वो कह रहे हैं कि आपने एक प्रोग्राम लिखना है जिसके अंदर दो फ्लोट वेरिएबल्स हैं और इनके अंदर जो वैल्यूज़ मौजूद हैं इनका आपने रिमाइंडर फाइंड आउट करना है और आप एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले तो अगर आपने पिछले मेरे लेक्चर सुने होंगे तो उसमें आप लोगों को अच्छी तरह से याद होगा कि मैंने आपको बताया था जब मैंने आपको अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ाया था कि रिमाइंडर जो है वो एक ऐसा ऑपरेटर है जो कि C++ के अंदर आके अपना बिहेवियर चेंज कर लेता है। आप कभी भी इंटीजर्स के अलावा किसी भी दूसरे डाटा टाइप के ऊपर जो है वो रिमाइंडर कैलकुलेट नहीं कर सकते C++ के अंदर। तो यहाँ पर हमारे पास दो फ्लोट वेरिएबल्स हैं, यानी कि दो ऐसी वैल्यूज़ हैं जिनके अंदर इशारिया मौजूद है, तो हम उन्हें सिर्फ तब ही जो है वो उनका रिमाइंडर फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हम उनमें से इशारिया ख़त्म करते हैं। इशारिया ख़त्म करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम उसकी एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग करते हैं जो कि इंतहाई आसान तरीक़ाकार है। सबसे पहले हमारे पास ये एक सिंपल सा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव मौजूद है और उसके बाद हमारे पास यहाँ पर एक स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन मौजूद है। उसके बाद यहाँ से हमारा जो है वो मेन प्रोग्राम जो है यहाँ पर मेन फंक्शन शुरू हो जाता है। तो हमने प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट के मुताबिक फ्लोट डाटा टाइप को इस्तेमाल किया और दो फ्लोट वेरिएबल बना लिए। इसके अलावा हमने एक इंटीजर वेरिएबल C बनाया ताकि जिसके अंदर हम रिजल्ट्स को जो है वो स्टोर कर सकें। अब इस जो फ्लोट हमारे पास दो वेरिएबल मौजूद हैं उनमें से A वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर करवाई 10.3 और B वेरिएबल के अंदर हमने वैल्यू स्टोर करवाई है 5.2। अब ये दोनों वेरिएबल्स जो हैं इनके अंदर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स मौजूद हैं, जबकि हम लोग C++ के कंपाइलर के मुताबिक या C++ के रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक रिमाइंडर सिर्फ और सिर्फ इंटीजर्स के ऊपर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर एक एक्सप्रेशन लिख रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने ब्रैकेट्स के अंदर इंटीजर डाटा टाइप लिखी है और उसे मल्टीप्लाई किया है A के साथ, दरमियान में मैंने रिमाइंडर का सिंबल लिखा है। इसी तरह मैं इंटीजर डाटा टाइप को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ या ब्रैकेट के अंदर लिख रहा हूँ B के साथ। आपने इसे मल्टीप्लाई करना है लेकिन आपने इसे हमेशा ब्रैकेट के अंदर ही लिखना है।
जब आप इस तरह से किसी भी वेरिएबल के साथ जो है वो कोई भी डाटा टाइप लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है उस वेरिएबल की डाटा टाइप जो है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, जो वैल्यू है उसकी डाटा टाइप जो है वो चेंज हो जाएगी। जब यहाँ पर हम a के साथ इंटीजर लिखेंगे तो ये इसमें से 10.3 में से 0.3 को रिमूव कर देगा और इसे 10 कंसिडर करेगा। इसी तरह जब हम b के साथ यानी 5.2 के साथ इंटीजर लिखेंगे तो यहाँ पर ये 5.2 में से 0.2 को रिमूव कर देगा और इसे एक इंटीजर नंबर कंसिडर करेगा। अब जब ये हमारे पास दोनों इंटीजर नंबर्स की सूरत में मौजूद होंगे तब हम इनके ऊपर रिमाइंडर जो है वो इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं इसे रन करके दिखा देता हूँ आपको। जिस तरह ही मैं रन करूँगा मेरे पास रिजल्ट जो है वो 0 जनरेट हो रहा है, क्योंकि हमारे पास a की वैल्यू 10 है और b की वैल्यू 5 है और ये इजीली डिवाइड हो जाते हैं। जो हमारे पास रिमाइंडर बचता है वो 0 है। अच्छा जी, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है जी साइज ऑफ ऑपरेटर। ये साइज ऑफ ऑपरेटर जो है इस्तेमाल किया जाता है किसी भी डाटा टाइप के बारे में ये चीज़ फाइंड आउट करने के लिए कि ये डाटा टाइप एक्चुअल में मेमोरी के अंदर कितनी स्पेस जो है वो ले रही है। और इसका इस्तेमाल जो है एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक एग्जांपल जो है वो प्रोग्राम 3.11 जो है वो इस्तेमाल करूँगा और उससे आपको इसका इस्तेमाल जो है वो काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा। राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्ले द साइज ऑफ डिफरेंट डाटा टाइप्स। आपने एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है जो कि मुख्तलिफ किस्म की डाटा टाइप्स का साइज बताए कि एक्चुअल में ये मेमोरी के अंदर कितनी स्पेस जो है वो कंज्यूम कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं एक सिंपल सा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव लिखता हूँ, उसके बाद मैंने एक स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है, उसके बाद यहाँ पर मैंने मेन फंक्शन लिखा है। मेन फंक्शन किसी भी प्रोग्राम का वो एक्चुअल पॉइंट होता है जहाँ से प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन जो है वो स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद यहाँ पर मैंने एक सी आउट स्टेटमेंट लिखी है और सी आउट स्टेटमेंट के अंदर मैं साइज ऑफ अ करेक्टर लिख रहा हूँ, यानी कि एक स्ट्रिंग लिख रहा हूँ जिसमें मैं बता रहा हूँ कि मैं करेक्टर डाटा टाइप का साइज जो है फाइंड आउट करने के लिए जा रहा हूँ। उसके लिए मैं लिखता हूँ जी साइज ऑफ और ब्रैकेट्स के अंदर उस डाटा टाइप का नाम लिख देता हूँ जिसका मैं साइज फाइंड आउट करना चाहता हूँ। अब इसका साइज जो भी होगा वो यहाँ पर इस साइज ऑफ करेक्टर की स्ट्रिंग के अगेंस्ट जो है वो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट में सी आउट स्टेटमेंट लिखता हूँ साइज ऑफ इंट, क्योंकि मैं इंटीजर डाटा टाइप का साइज फाइंड आउट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर लिखूंगा साइज ऑफ इंट, यानी ब्रैकेट्स के अंदर मैंने इंट डाटा टाइप लिख दी। इसी तरह मैं साइज ऑफ फ्लोट जो है यानी फ्लोटिंग पॉइंट यानी फ्लोट डाटा टाइप का साइज फाउंड करना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैंने लिख दिया साइज ऑफ फ्लोट। इसी तरह मैंने यहाँ पर लिखा है साइज ऑफ शॉर्ट, और मैं फर्दर किसी भी डाटा टाइप का अगर डाटा या साइज जो है फाइंड आउट करना चाहता हूँ तो मैं उसके लिए लिखूंगा साइज ऑफ डबल। हम डबल डाटा टाइप जो है उसका साइज फाइंड आउट करने के चाहते हैं तो यहाँ पर मैं लिखूंगा साइज ऑफ डबल और उसके बाद एंड ऑफ लाइन। और मैं अब इसे जैसे ही कंपाइल करूंगा तो आप रिजल्ट्स जो हैं वो इसके देख सकते हैं। ये हमारे पास रिजल्ट्स जो हैं वो जनरेट हो गए हैं। मैं आपको इन्हें सी आउट स्टेटमेंट के अगेंस्ट जो है वो रख के दिखाता हूँ। सबसे पहले जी हमने करेक्टर डाटा टाइप का साइज फाउंड आउट किया था तो उसने मेमोरी के अंदर 1 बाइट जो है वो कंज्यूम किया। हमने इंटीजर का जो है वो साइज फाउंड किया तो उसने मेमोरी के अंदर 4 बाइट्स जो हैं वो कंज्यूम किए। हमने इसी तरह फ्लोट डाटा टाइप का साइज फाउंड किया तो वो उसने मेमोरी के अंदर 4 बाइट्स कंज्यूम किए। इसी तरह हमने शॉर्ट डाटा टाइप का इस्तेमाल किया तो उसने मेमोरी के अंदर 2 बाइट्स जो हैं वो कंज्यूम किए। इसी तरह हमने डबल डाटा टाइप का इस्तेमाल किया तो उसने मेमोरी के अंदर 8 बाइट्स जो हैं वो कंज्यूम किए। अच्छा, इसके बाद हम लोग अपना लास्ट टॉपिक जो है वो कमेंट्स वाला टॉपिक जो है वो डिस्कस कर लेते हैं कि किसी भी प्रोग्राम के अंदर जो है वो कमेंट्स किस तरह से लिखने हैं।
यहाँ पर मैंने ये प्रोग्राम के स्टार्ट के ऊपर जो है ये प्रोग्राम की स्टेटमेंट लिखी हुई है, जो कि मैंने कमेंट्स के अंदर लिखी हुई है। अगर आप प्रोग्राम के अंदर कोई भी इंस्ट्रक्शन या कुछ भी लिखते हैं तो कंपाइलर जो है उसे एज इट इज़ जो है वो एग्जीक्यूट करता है या उसे ट्रांसलेट करने की कोशिश करता है। लेकिन आप प्रोग्राम के अंदर कुछ इंस्ट्रक्शंस या फिर अपनी हेल्प के लिए कुछ जो है वो मटेरियल ऐसा लिखना चाहते हैं जिसे आप चाहते हैं कि कंपाइलर जो है वो कंपाइलर जो है उसे इग्नोर कर दे, तो उसके लिए आप उसे कमेंट के अंदर चेंज कर दिया करें। कमेंट दो तरह के होते हैं। अगर तो आप एक सिंगल लाइन कमेंट जो है वो लिखना चाहते हैं तो उसके लिए आप डबल स्लैश का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। जब तक ये लाइन कंप्लीट नहीं होगी तब तक ये कमेंट ही कंसिडर होगा। लेकिन अगर आपका कमेंट जो है वो एक लाइन से ज़्यादा के ऊपर मुश्तमिल है तो उसके लिए आप स्लैश इस्तेमाल करेंगे, डबल स्टैरिक और दोबारा से स्लैश। अब आप इसके दरमियान जितनी मर्ज़ी बड़ी सेंटेंस या फिर जितनी मर्ज़ी इंस्ट्रक्शंस या फिर कमांड्स लिखते जाएं वो सारी की सारी कमेंट्स कंसिडर होंगी और कंपाइलर जो है उन्हें मुकम्मल तौर पे इग्नोर कर देगा। यहाँ पर आपका चैप्टर नंबर 3 जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब आप सब लोगों ने चैप्टर नंबर 3 की सभी प्रोग्राम्स की तैयारी अच्छी तरह से करनी है, उन्हें रिपीट करना है, उन्हें बार बार मॉडिफाई करके देखना है। इसके अलावा आप लोगों ने चैप्टर नंबर 1 और 2 जो है उसे भी अच्छी तरह से तैयार करना है अपने मिड एग्ज़ाम के लिए। मैं चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट करने के बाद चैप्टर नंबर 4 जो है वो स्टार्ट करवा दूंगा, लेकिन इसी वीक के दरमियान में किसी भी दिन जो है एक दिन का आप लोगों को गैप दे के मैं आप लोगों से मिड एग्ज़ाम जो है वो ले लूँगा और आप लोगों का मिड एग्ज़ाम जो है वो भी ऑनलाइन ही होगा। और इसके लिए आप लोगों ने चैप्टर नंबर 3 के एक्सरसाइज में से कुछ क्वेश्चंस जो हैं ख़ास तौर पे अच्छी तरह से तैयार करने हैं और इसमें मैं क्वेश्चंस के नंबर जो हैं वो बोल देता हूँ। क्वेश्चन नंबर सबसे पहले तो आप लोगों ने तैयार करना है क्वेश्चन नंबर 36 से लेके क्वेश्चन नंबर 36 से लेके क्वेश्चन नंबर 56 तक आपने सभी क्वेश्चन जो हैं वो तैयार करने की कोशिश करनी है। अगर कोई क्वेश्चन जो है आप लोगों को नहीं समझ आता तो आप लोग व्हाट्सएप पे मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आप लोगों को उसे एक्सप्लेन कर दूंगा। अव्वल तो सभी क्वेश्चन जो हैं बहुत ही छोटे छोटे से शॉर्ट क्वेश्चन हैं, हर क्वेश्चन का आंसर जो है वो नीचे मौजूद है, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप लोगों को किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम होगी तो आप लोग जो है वो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे से पूछ सकते हैं। अच्छा जी, खुदा हाफिज़।